वेलकम बैक टू शो। अब हम अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, जहां पे ताज़ा तीन अपडेट्स के मुताबिक ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोट्स के साथ पहले नंबर पे हैं, जबकि कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। कैमला पीछे थी, ट्रंप आगे थे, लेकिन कुछ एक दो स्टेट्स में स्विंग हुआ है, जिससे कैमला 216 और ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोट लेकर इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा सदर बनेंगे या फिर अमेरिका को पहली दफ़ा कोई खातून सदर मिलेगी, ये अभी भी एक सवाल है। इस सवाल का हम जवाब जानेंगे इस सेगमेंट में। इसी में हमें ज्वाइन किया है फाद बिन अरशद ने, और उनके साथ मौजूद होंगे अनवर इकबाल साहब। सबसे पहले फाद बिन अरशद की तरफ चलते हैं। फाद साहब, किस तरह के इलेक्शन के नताइज आप देख रहे हैं, और क्या अभी भी कोई मेजर स्विंग हो सकता है, क्योंकि मुकाबला काफ़ी ज़्यादा टाइट नज़र आ रहा है। 232-216 का मुकाबला इस वक्त कैमला और ट्रंप के माबैन। जी देखें, अब इस वक्त स्विंग स्टेट्स पे है सारी बात। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सन, एरिजोना और जॉर्जिया, ये हैं रियासतें जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिनके ऊपर सारा अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का फैसला होगा कि कौन जो है वाइट हाउस में नया प्रेसिडेंट होगा। इसमें नॉर्थ कैरोलिना जो है वो ऑलरेडी ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं, और जॉर्जिया भी लाइकली जो है वो ट्रंप की तरफ ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 95% से ज़्यादा रिजल्ट आ चुका है और ट्रंप को 2% की लीड है वहाँ पे। तो वेरी लाइकली है कि ये रिपब्लिकन ये स्विंग स्टेट ले जाएंगे। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया है। पेंसिल्वेनिया में भी इस टाइम पे ट्रंप को 3 पॉइंट्स की वो है 3% की बढ़तरी है, और 85% रिजल्ट वहाँ पे आ चुका है। लेकिन पेंसिल्वेनिया में इस तरह है कि फिलाडेल्फिया, हैरिसबर्ग, एलनटाउन, पिट्सबर्ग, ये इलाके जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं डेमोक्रेट्स के। यहाँ से भी रिजल्ट जो है अभी किसी का 90% है, किसी का 92% है, यहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि यहाँ से जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद क्या होता है। लास्ट इलेक्शन में भी इसी तरह ही था 2020 में, यहाँ से ट्रंप जीत रहे थे, लेकिन जब यहाँ से सारा रिजल्ट कंपाइल हुआ पेंसिल्वेनिया के इन 4-5 बड़े शहरों से जब रिजल्ट आया, तो इस स्टेट जो है वो फ्लिप हो गई। सेम मिशिगन है। मिशिगन में भी जो है वो रिपब्लिकन जो है वो लीड पे है। मिशिगन पे इस वक्त 50% रिजल्ट आया और ट्रंप को वहाँ पे 6% की लीड है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी खैर इट्स टू अर्ली हम मिशिगन पे कुछ कहें। इसी तरह एरिज़ोना है, ये भी स्विंग स्टेट है, यहाँ पे 53% रिजल्ट आया और यहाँ पे ट्रंप को 0.5% की लीड है, तो इट इज़ टू अर्ली यहाँ पर भी। विस्कॉन्सिन में 77% है, यहाँ पे भी ट्रंप लीड कर रहे हैं 4 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा वर्जीनिया जो है वो डेमोक्रेट्स जीत चुके हैं। जी सही। फहद, आप साथ ही रहे, हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त अनवर इकबाल, बैनुल-अक़वामी माहिर हैं, सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। अनवर साहब, कहिएगा, एरिज़ोना के हवाले से बाकी स्टेट्स तो बताई हैं फहद ने, लेकिन एरिज़ोना जो है उसका एक अलग से थोड़ा सा असर रसू है, और उस मुतालिक भी ये कहा जाता है कि वहाँ से जो है वो ट्रंप जीत सकते हैं, क्योंकि उसकी काफ़ी डिबेट रही है। बिल्कुल, वहाँ भी वो आगे हैं, लेकिन देखें ज़रा, अब जो स्टेट बाय स्टेट अदाद शुमार देने से चीज़ें वाज़ा नहीं होंगी, इसलिए कि लग यही रहा है कि जो जो स्विंग स्टेट्स रह गई हैं वहाँ भी ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। असल में ज़रा अगर आप मूड देखें ना, दोनों जो हेडक्वार्टर्स हैं, तो ट्रंप के हेडक्वार्टर्स में देखें, उनके हामियों की तादाद बढ़ती जा रही है। हाउस के स्पीकर भी वहाँ पहुँच रहे हैं और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है जीत का जश्न मनाने की। दूसरी तरफ यहाँ वाशिंगटन डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ था हेडक्वार्टर, कमाला हैरिस ने, उनका जो हेडक्वार्टर है वो वीरान होता जा रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनमें जो रह गए उनमें भी कोई इंतज़ाम नहीं है। लगता है कि कम अज़ कम उनके फॉलोअर्स ने तो इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अब शायद वो ना जीत सके, और लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत यूनिक काम करने लगे हैं। एक ऐसे शख्स की हैसियत से वापस आ रहे हैं जो आज से 4 साल पहले इस तरह निकाले गए थे कि जबरदस्ती वो जाने को तैयार नहीं थे। आप फिर देखें, हंगामे हुए, कांग्रेस पे हमला हुआ, उन पे केसेस चले, उनकी कन्विक्शन हो गई, और किसी न्यूयॉर्क टाइम ने तो ये तक लिख दिया था कि ये ट्रंप का खात्मा हो गया है, द एंड ऑफ ट्रंप। लेकिन अब आप देखिए कि वो न सिर्फ वापस आए बल्कि दोबारा अमेरिका का सदर बन रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी और यूनिक फतह होगी उनकी। अनवर साहब, एक चीज़ ये भी बताएं कि अब जिस तरह से अगर ट्रंप जैसे कि आगे हैं, कहा भी जा रहा है, अगर वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, तो मिडल ईस्ट की जो वार्स हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गया, इसके साथ लेबनान, इसराइल, ये तमाम, इसमें कोई जंग बंदी का इम्कान जाहिर किया जा सकता है?
देखिए, हम चीज़ों को लंप टुगेदर नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट की वॉर अलहदा है और यूक्रेन की अलहदा है। यूक्रेन में जंगबंदी के इम्कानात ज़्यादा होंगे, इसलिए कि अमेरिका में भी ये रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता सिंक इन हो रही है कि रूस को हराया नहीं जा सकता। यूक्रेन रूस के बहुत करीब है और रूस वहाँ ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहाँ उसकी शिकस्त हो जाए, वहाँ ऐसी हुकूमत हो जो उसको बार बार तंग करती रहे। तो यहाँ तो अमेरिका जो है, अमेरिकी इंतजामिया जो है और अमेरिका में खालिद बाइडेन इसके जाने के बाद ज्यादा विलिंग होगा कि किसी तरह कोई रास्ता निकल आए और जिसमें दोनों की सुखी हुए बगैर मामला तय पा जाए। लेकिन जहां तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, मिडल ईस्ट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वहाँ हमारे यहाँ तो बस हर चीज को ये कह के टाल दिया जाता है कि यहूदी लॉबी ने ये कर दिया, यहूदी लॉबी ने वो कर दिया। बात यहूदी लॉबी की नहीं होती। इसराइली की जो अमेरिका की हिमायत है उसकी एक तारीख है, वो तारीख जुड़ी हुई है यूरोप में यहूदियों के साथ जो कुछ होता रहा 500-600 साल की, उस तारीख से जो कुछ दूसरी जंग अजीम में हुआ, जो कुछ हिटलर ने किया, उस तारीख से। तो जो वेस्ट है वो फील करता है कि इसराइल का बनना अच्छा है, इसराइल का मजबूत रहना जरूरी है और हमें उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो जो भी सुलह होगी, अगर जंग बंदी भी होगी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, तो वो भी इसराइल के फेवर में जाएगी। अमेरिका में मुस्तकबिल करीब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आने वाली जो इसराइल में वो कुछ कर दे जिसके मुसलमान ख्वाहिश करते हैं। ठीक। अच्छा फाद, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह अनवर इकबाल साहब बता रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे और इसी तरह के आसार इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जितने नताइज आ रहे हैं। लेकिन ठीक कहा उन्होंने कि मिडिल ईस्ट की जानिब अगर बात की जाए तो इतना पॉलिसी शिफ्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन इंटरनली अगर अमेरिका की बात की जाए तो कोई पॉलिसी शिफ्ट ट्रंप के आने के बाद नज़र आएगा आपको? देखें, इंटरनल पॉलिसी शिफ्ट जैसे अनवर भाई ने बात की कि मिडल ईस्ट के मामले पे उनका पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा, तो बिल्कुल ठीक बात है। वो इसी तरह की सिचुएशन रहेगी मिडल ईस्ट के मामले पे उनकी, क्योंकि वो अमेरिका की कंसिस्टेंट पॉलिसी है जो काफ़ी मतलब दिहाइयों से यही चल रही है कि वो उन्होंने इसराइल को सपोर्ट करना है और सारा। और जहाँ तक सवाल है इंटरनल का, इंटरनल में ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से ट्रंप की जो है वो बहुत हार्ड लाइन है। उसके हवाले से काफ़ी चेंजेस आएंगे इमिग्रेशन के हवाले से उनकी, क्योंकि जो उन्होंने एक हार्ड स्टांस लिया हुआ है इमिग्रेशन पे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हवाले से उन्होंने जो लिया हुआ है, बिल्कुल अभी जो है डेमोक्रेट्स हैं वो काफ़ी लीनियंट हैं इसके ऊपर इमिग्रेशन के मामले पर, लेकिन जो ट्रंप है वो इस पे बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन लेंगे इस मामले पे। फहद, ये भी बताएं कि अब शायद कुछ ही वक्त रह गया है जबकि रिजल्ट्स जो है बाकायदे तौर पर सामने आ जाएंगे। अर्ली वोटिंग को देखें, अभी तक के नताइज को देखें, तो क्या तरीका कार होता है अमेरिका में, किस तरह से ये अनाउंसमेंट की जाती है? देखिए, अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी कुछ 10-15 रियासतों के रिजल्ट्स रहते हैं। अभी पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट हम फौरी तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी फौरी क्या कहते हैं घंटे दो में आएगा। पिछली दफा भी 2020 में भी इसमें टाइम लगा था अनाउंस होने का। इसके बाद क्या है कि ये सारे इलेक्टोरल वोट्स जब होंगे, उसके बाद जो तमाम इलेक्टोरल वोट्स होंगे वो गालिबन दिसंबर 17 को वो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं सारे, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो 20 जनवरी को वोट उठाते हैं। तो वो इस तरह सिलसिला है, लेकिन अभी फिलहाल रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी सारे रियासतों से रहते हैं। लेकिन बहरहाल मोस्ट लाइकली यही है, नजर यही आ रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं यूएस के। ठीक। जी अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, जिस तरह की अभी तक हवा चली हुई है, तो उनके लिए क्या स्मूथ सेलिंग होगी तमाम तर जो चीज़ें हैं, और स्पेशली उनके जो अदालती फैसला है जो जनवरी में आना है, उस फैसले के बाद फिर क्या होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट का? मेरा नहीं ख्याल कि सदर बनने के बाद उनको इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। उस दौरान मेरा ख्याल है 4 साल ये किसी अदालती चैलेंज का मुकाबला किए बगैर गुजार लेंगे। और इसलिए भी वो समझते थे कि उनका सदर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ना बनते तो उनको सज़ा भी हो सकती थी। तो सज़ा से तो बच जाएंगे, लेकिन मुश्किलात आएंगी। मुश्किलात जैसे फहद ने बहुत अच्छी बातें की, जिससे पता है कि उनकी इंटरनेट पॉलिसीज़ के हवाले से, लेकिन उसमें उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और बात है और वादे करना और बात है। मसलन जो वो हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से उनके बयानात हैं वो अपनी जगह हैं। पहले भी आए थे, पहले भी उन्होंने कोशिश की, वॉल बनाने की भी कोशिश की, जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको भी रोकने की कोशिश की। इतना आसान नहीं होता उसको 100% अमल करना, 50% अमल करना भी मुश्किल होता है। फिर वो ये बात कह देना, वो हमको अट्रैक्ट कर लेना बड़ा आसान है कि इमिग्रेंट्स आके हमारी नौकरियां ले लेते हैं।
लेकिन आप ये देखें कि जो इमिग्रेंट्स खास तौर पे जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो जॉब्स करते हैं, गैस स्टेशन में वो जॉब्स करते हैं, रेस्टोरेंटों में सफाई करने की, बर्तन धोने की। ये जॉब्स ऐसी हैं जिसमें अमेरिकन इनको नहीं करना चाहते, उनको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी बाहर से मंगवाने की। और ट्रंप साहब ने अपने पहले दौर में ये भी कहा था कि हम नॉर्वे से क्यों नहीं मंगवाते, तो किसी ने ये जवाब दिया था कि भाई नॉर्वे वाले यहाँ से ज़्यादा खुशहाल हैं, वो यहाँ के क्या करेंगे। तो इसलिए ये मसाइल हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें बनती हैं जो बाहर और यहाँ आती हैं मैन्युफैक्चर होके, उन पे वो टैक्स बढ़ाएंगे। तो आप ये टैरिफ लगाएंगे, तो आप बताइए अगर वो लगा दें तो यहाँ अमेरिका में एक चीज़ है कि 20-30 साल से कारों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके वो मेक्सिको और चाइना और इस तरह के मुल्कों में बनते हैं, तो जो वहाँ बहुत सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवर $5 भी नहीं देना पड़ता मजदूर को। यहाँ वो स्किल्ड लेबर्स में आएंगे, जब यहाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे उनको $50 पर आवर देना पड़ेगा, तो वही कार जो आज 30-32 हज़ार की पड़ती है वो जाके 50-60 हज़ार की पड़ेगी, तो उसको कौन खरीदेगा। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होंगे जिनको उनका सामना करना पड़ेगा और एक स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, थोड़ा सा ये भी बता दें कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर क्या अहमियत और क्या नौयत होगी? देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक सेंसिटिव इलाके में उसका पाकिस्तान को फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि अगर हम डूबने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाती है। नुकसान ये होता है कि हमें कोई अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसे मुल्क को जिसके बॉर्डर्स मिलते हों इंडिया से, जिसके बॉर्डर्स मिलते हों चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, जिसके साथ ही सेंट्रल एशिया रखा हुआ हो, उसको कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यानी पाकिस्तान इज गेटवे टू द मिडल ईस्ट, इट इज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया, इट इज द गेटवे टू इंडिया एंड चाइना एज वेल। तो अब ऐसे मुल्क को कोई अकेला नहीं छोड़ता। अमेरिका में ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर से ये काम शुरू हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कि एक वक्त ऐसा गुजरा कि जो पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं होता था और पाकिस्तान को बिल्कुल उठा के साइड में रख दिया गया था, और हमें भी इसका बड़ी शिद्दत से एहसास होता था। लेकिन उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई, इनको एहसास हुआ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान करता है इंडिया करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है और वो अपनी मर्जी भी करता है बहुत से मामले में। चीन के मामले में मर्जी की, चीन से समझौता भी कर लिया। फिर उनको ये एहसास हुआ कि चाइना और इंडिया और दीगर वजूहत की वजह से पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। एक न्यूक्लियर मुल्क है, एक बड़ी आबादी का मुल्क है, इसकी एक बड़ी मिडिल क्लास है जो सारी दुनिया में फैली हुई है। तो उस हवाले से जो हमारी रिलेशनशिप बनी है वो बनी रहेगी, लेकिन उस तरह नहीं होगा जिस तरह अफगान वॉर के दौरान था या वॉर ऑन टेरर के ज़माने में था। पाकिस्तान को कहीं से बिलियन डॉलर नहीं मिलने लगे, पाकिस्तान को कहीं भी करीब तरीन हलीफ नहीं कहा जाएगा अनलेस रीजन में दोबारा कोई जंग शुरू हो जाए। तो हमारा ये जो ल्यूक वार्म रिलेशनशिप है वही रहेगी, चाहे ट्रंप सदर हो या कमाला हैरिस हो। ठीक हो गया। अच्छा फाद, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन की जानिब बात की थी अनवर इकबाल साहब ने कि मुतालबात तो बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसी तरह मिडिल ईस्ट की बात की जाए, फिर आपने इमिग्रेंट्स की बात की, फिर एक और है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के हवाले से, चाइनीज़ जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स है अमेरिकन मार्केट में, उस पर टैरिफ लगाया जाएगा या इस तरह की चीज़ें भी ट्रंप ने कही है। तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रंप? देखें, बहुत जैसे अनवर भाई ने बात की इम्प्लीमेंटेशन, अब आप खुद देखें चाइनीज प्रोडक्ट पे वो कहते हैं कि हम 60% जो है उस पर वो टैरिफ लगाएंगे। 60% टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो चीज मिसाल दे रहा हूँ, अगर $3 की वो $10 की हो जाएगी। इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? यहाँ पे लोकल पब्लिक पे पड़ेगा इम्पैक्ट, सारा लोकल अवाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। चीजें महंगी हो जाएंगी। जैसे भी अनवर भाई ने कार्स की बात की, जो गाड़ी आज 30,000 की मिल रही है वो 50,000 की हो जाएगी। कौन खरीदेगा वो गाड़ियां फिर? तो वो मतलब ये पॉपुलर बातें हैं सारी, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, और लोग बाय करते हैं ये बातें सारी। अब इस दफा भी यही हुआ है, इन्होंने सारी पॉपुलर बातें की हैं। इमिग्रेशन की बात की है, यहाँ पे पॉपुलर बात है, लोगों को समझ में आती है, यूथ अट्रैक्ट होती है कि हाँ जी ठीक बात कर रहे हैं। ठीक है, इकॉनमी की बात करते हैं कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स आए यहाँ पे, वो आके पूरे फैल गए और उसके बाद
कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, सारी चीज़ें डालनी उस पर पॉपुलर बातें हैं। ठीक है, अभी चाइनीज़ की उसकी बात करते हैं, वो पॉपुलर बात है। ठीक है, वो लोग बाय करते हैं वो बातों को, तो सारी ये पॉपुलर बातें हैं। उस पॉपुलर बात पे ये सारा कुछ जो है अभी वो जो है बाय किया है लोगों ने और सारा वोट लिया है। तो अब जैसे इमिग्रेशन की बात है, इसमें आप देखें इमिग्रेशन में कहते हैं 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करूंगा मैं। डिपोर्ट करेंगे, अच्छा चलें ठीक है करें डिपोर्ट, तो उसके लिए आपको 20 से 25 बिलियन डॉलर भी चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आप इतना बंदे कहाँ से लाएंगे? कहते हैं मैं फौज लगाऊंगा, मैं नेशनल गार्ड्स लगाऊंगा। तो ठीक है, बातें बहुत अच्छी बात है, मतलब समझ में आती है बात, पॉपुलर बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत हर्डल्स आएंगी इसमें। फिर कोर्ट्स हैं, कोर्ट में चली जाएंगी ये चीजें, तो लाइक इतना आसान नहीं है ये चीजें। पॉपुलर बातें ठीक है समझ में आती हैं, लेकिन मेरा मुश्किल लगता है इम्प्लीमेंट करना चीजों को। ठीक हो गया, सही हो ठीक गया। बहुत शुक्रिया। फहद हमारे साथ मौजूद थे, अनवर इकबाल साहब मौजूद थे। कहा जा रहा है कि बहुत सी पॉपुलर बातें की हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की जाती है या फिर नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होगा। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।